भारतीय वास्तुकला धारावाहिक की इस कड़ी में हम भारत की अनूठी जल संरचनाओं को जल विज्ञान की नजर से समझने का प्रयास करेंगे। इस कड़ी में हम अपनी यात्रा की शुरुआत राजस्थान और गुजरात की आकर्षक बावड़ियों की खोजबीन से कर रहे हैं। फिर हम राजस्थान में मौर्यों के द्वारा निर्मित झीलों के साथ ही वहां की परंपरागत जल संरक्षण प्रणालियों का भी पता लगाएंगे। इन जल स्रोतों में से कई अभी भी उपयोग में हैं। इन सब में सामान्य सी बात यह है कि ये सभी जल विज्ञान की गहरी समझ को दर्शाती हैं। तो देखते रहिए। गुजरात और राजस्थान की शुष्क भूमि में पानी की विकट समस्या है। थार रेगिस्तान की बात करें तो इस क्षेत्र में मॉनसून तो आता है, लेकिन सारा पानी कुछ ही समय में बह जाता है, क्योंकि यहाँ की पथरीली मिट्टी पानी को रोक नहीं पाती। नतीजतन यहाँ के स्थानीय लोगों ने पानी के संग्रहण के लिए अनेक अनूठे तरीके खोज निकाले। इस क्षेत्र में तालाब, जलाशय और जोहड़ जैसी जल संरक्षण की प्रणालियां मौजूद हैं। बोरियों की मदद से बनाए गए मिट्टी के छोटे बांध हैं। यहाँ मानव निर्मित अनेक सार्वजनिक कुएं और बावड़ियां हैं। यहाँ हम बावड़ियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये वर्षा जल भंडारण की ऐसी अनूठी युक्तियां हैं जो इन क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध करवाती हैं। हम सबसे पहले राजस्थान में स्थित अनोखी चांद बावड़ी का रुख करते हैं। इस ऐतिहासिक बावड़ी का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। इसे विश्व की सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे निखुंबा वंश के राजा चंदा द्वारा बनवाया गया था। हालांकि ये बिल्कुल कुएं जैसे लगते हैं, लेकिन ये कुआं न होकर एक बावड़ी है। असल में जहां आधुनिक कुओं से पानी केवल चरखी प्रणाली से निकाला जाता है, वहीं बावड़ियों में कुओं तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती हैं, जिनके द्वारा पानी तक पहुंचा जा सकता है। जहां इमारतें जमीन के ऊपर होती हैं, वहीं बावड़ियां जमीन के नीचे बनाई जाती हैं। इसलिए ये उल्टी इमारत सी भी दिखती हैं। इसलिए विभिन्न निर्माण सामग्रियों के द्वारा इनकी चार दीवारियों को मजबूत बनाया जाता है। एक बावड़ी में आमतौर पर पानी तक नीचे पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती हैं। इन सीढ़ियों में बीच बीच में चौकियां और मंडप भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये बावड़ियां प्रार्थना और ध्यान के लिए एक शांत स्थल बन गई हैं। सबसे आरंभिक बावड़ियां लगभग 550 ईस्वी के दौरान की हैं। एक अनुमान के अनुसार केवल गुजरात और राजस्थान में ही 3000 से अधिक बावड़ियां बनवाई गई थीं। बावड़ियों के प्रकार और स्थान के आधार पर उनकी वास्तुकला की कई शैलियां देखने को मिलती हैं। हालांकि इनके दो प्रकार अधिक देखे जाते हैं, एक कदम तालाब और दूसरा कदम बावड़ी। कदम तालाब आमतौर पर चारों ओर से खुला और अपेक्षाकृत उथला होता था। दूसरा कदम बावड़ी एक संकीर्ण शाफ्ट वाली होती थी, जो पूर्ण या आंशिक रूप से सूर्य के प्रकाश से सुरक्षित रहती थी, जिसका निचला हिस्सा अधिक गहरा और गोलाकार होता था। हम चांद बावड़ी की ज्यामिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये ना तो वृत्तीय है और ना ही चौकोर। इसका ऊपरी भाग चौकोर है, लेकिन इसकी सीढ़ियां नीचे जाते जाते संकरी होती जाती हैं, ठीक उल्टे हुए पिरामिड की तरह। ये संरचना 13 मंजिला गहरी है। दीवारों के साथ 3 तरफ की पंक्तियों में सीढ़ियां हैं।
3,500 संकीर्ण सीढ़ियों को इस प्रकार से समरूपता में व्यवस्थित किया गया है जिससे 20 मीटर गहराई के पानी के पोखर तक पहुंचा जा सकता है। इस बावड़ी में देखी गई इतनी सुंदर ज्यामिति आश्चर्यजनक है। ये पैटर्न एक जादुई भूल भुलैया सा दिखता है। तो बावड़ियां काम कैसे करती हैं? असल में वास्तुकला की ये अनूठी संरचनाएं मूल रूप से स्थानीय लोगों को भूमिगत जल भंडारों तक आसानी से पहुंचाती हैं। विश्व के मीठे पानी का लगभग 30% हिस्सा भूजल के रूप में मौजूद है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी नीचे की ओर तब तक रिसता जाता है जब तक चट्टानों की कठोर परत नहीं आती। इन चट्टानों से पानी गुजर नहीं पाता। चट्टानों की ऐसी परतों में पानी भरा होता है। इस क्षेत्र को संतृप्त क्षेत्र कहा जाता है। संतृप्त क्षेत्र से ऊपर जल स्तर होता है। भारतीय बावड़ियों को बनाने के दौरान जमीन की खुदाई तब तक की जाती है जब तक संतृप्त क्षेत्र नहीं आ जाता। एक बावड़ी लगभग एक तालाब सी होती है जिसमें पानी जमा होता रहता है। ऐसे जल स्रोत पानी को नदियों में मिलने से रोकते हैं। इन स्मारकों के निर्माण में बहाव और प्रबलता जैसे पानी के अंतर्निहित गुणों का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसी जल संरचनाओं के आकार भू आकृति विज्ञान के आधार पर भी निर्धारित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत भूमिगत जल के बहाव और जल विज्ञान की परिस्थितियों पर विशेष ध्यान रखा जाता है। ये बावड़ियां पानी का संग्रह बहुत कुशलता पूर्वक करती थीं। इन बावड़ियों का चौड़ा खुला क्षेत्र बारिश के जल को एकत्र करने के लिए कीप के रूप में काम करता है। बावड़ियां आमतौर पर दो भागों में मिलकर बनी होती हैं। एक होता है ऊर्ध्वाधर शाफ्ट, जिसमें से पानी खींचा जाता है, और दूसरा हिस्सा आसपास के झुकाव वाले भूमिगत मार्गों, कक्षों और सीढ़ियों का होता है, जो कुएं तक आसानी से पहुंचने में मददगार होती हैं। इन कुओं के आसपास की दीर्घाओं और कक्षों को नक्काशीदार और सुंदर बनाया जाता था। ये स्थान गर्मियों के दौरान शांत और ठंडे होते थे। चांद बावड़ी में कुएं के तीनों तरफ सीढ़ियां हैं, जबकि चौथी तरफ एक दूसरे के ऊपर एक मंडप सभागार का निर्माण किया हुआ है। मंडप वाले इस पक्ष में धार्मिक नक्काशियों सहित सुंदर मूर्तियां निर्मित हैं। राजा और रानी के शाही निवास के लिए कमरे और प्रदर्शन कला के लिए एक मंच भी बना हुआ है। पानी के संरक्षण के अलावा चांद बावड़ी अभानेरी के स्थानीय लोगों के लिए एक सामुदायिक स्थल के रूप में भी उपयोगी थी। शहर के लोग गर्मियों के दिनों में सीढ़ियों के आसपास बैठते थे और यहाँ के ठंडे मौसम का आनंद लेते थे। बावड़ी के आधार पर तापमान हमेशा ऊपर के तापमान से 5 से 6 डिग्री ठंडा होता है। हमने भी यहाँ के ठंडे मौसम का काफी आनंद ले लिया है। अब हमें हमारे दूसरे गंतव्य स्थल की ओर चलना चाहिए। हमारा दूसरा पड़ाव गुजरात के पाटन में स्थित रानी की वाव है। ये बावड़ी का अनोखा उदाहरण है, जहां कला और वास्तुकला का एक विस्तृत संगम देखा जा सकता है। इस बावड़ी का निर्माण 11वीं सदी में विधवा रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की याद में करवाया था। राजा भीमदेव प्रथम अन्हिलवाड़ पाटन के सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज के बेटे थे। रानी की वाव देश की सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है। ये बावड़ी करीब 64 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी है। मूल रूप में ये 7 मंजिला इमारत थी, लेकिन इसकी 5 मंजिलों को ही अब संरक्षित करके रखा जा सका है।
ये जमीन के स्तर पर एक गलियारे के साथ शुरू होती है। इसके बाद 4 मंडपों की एक श्रृंखला है जो पश्चिम की ओर बढ़ती मंजिलों के रूप में है। इस बावड़ी की भव्य संरचना को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता। यहाँ गुणवत्ता युक्त एवं कलात्मक सुंदर मूर्तिकला को देखा जा सकता है। यहाँ धार्मिक, पौराणिक और लौकिक छवि वाली 5000 से अधिक मूर्तियां और हजारों नक्काशीदार आकृतियां इसकी सुंदरता को बढ़ाती हैं। कुछ भव्य और जटिल नक्काशियों वाली अनुपम मूर्तियों में अप्सराओं की मूर्तियां, विष्णु के विभिन्न अवतारों और देवी महिषासुर का वध करने वाली माता देवी की मूर्तियां शामिल हैं। इसके अलावा वहां रानी की वाव में नीचे कक्ष भी बनवाए गए थे। यहाँ शाही परिवार गर्मियों के महीनों में आराम कर सकता था। इस बावड़ी का पानी प्राकृतिक एयर कंडीशनर के रूप में काम करते हुए नीचे के तापमान को सतही तापमान से 5 से 6 डिग्री कम रखता था। चारों ओर से देखकर ही हम इस बावड़ी की सुंदरता और बनावट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसकी सीढ़ियां आसपास के जलस्तर की निचाई तक हैं। मानसून के दौरान जब जल स्तर अधिक होता है तब पानी ऊपरी सीढ़ियों तक आ जाता है। जैसे ही जल स्तर कम होता है पानी उतर जाता है, लेकिन पानी तक पहुंच हमेशा बनी रहती है। सीढ़ियां इस तरह संकरी बनी हुई हैं जिससे कम से कम पानी भाप बनकर उड़ सके। बावड़ियों के निर्माण की परंपरागत पद्धति में कलात्मक और तकनीकी विशेषज्ञता का विशेष ध्यान रखा जाता था। ब्रिटिश राज के दौरान बावड़ियों के उपयोग और उनकी हालत में गिरावट शुरू हुई थी। उस समय से पंपों और पाइपों का उपयोग अधिक होने लगा, जिससे इन बावड़ियों के महत्व को नजरअंदाज किया जाने लगा। हालांकि बावड़ियां तकनीकी, वास्तुकला और कलात्मक संपन्नता को प्रकट करते हुए भूजल के भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन आज अनेक राज्यों में इनकी हालत जर्जर हो चुकी है। कई बावड़ियां अब सूख भी चुकी हैं। आज ऐसी बावड़ियों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। वर्तमान में जल संरक्षण के प्रयासों में इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ऐसे अभिनव जल स्रोतों सहित अनेक भारतीय संरचनाओं के कारण ही भारतीय वास्तुकला की दुनिया में एक अलग पहचान है। यही कारण रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने गुजरात के अहमदाबाद शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल किया है। अहमदाबाद शहर को 15वीं सदी में अहमद शाह द्वारा साबरमती नदी के तट पर बसाया गया था। ये शहर वास्तुकला का शानदार नमूना पेश करता है, जिसमें छोटे किले, किलेबंद शहर की दीवारों और दरवाजों के साथ कई मस्जिदें और मकबरे महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब हम वापस अपने मूल विषय पर आते हैं और देखते हैं दूसरी अनोखी जल संरचनाओं को। चलिए अब दूसरी जल संरचनाओं का पता लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में पानी तक आसान पहुंच बनाए रखने के लिए कृत्रिम तालाबों और झीलों का निर्माण भी किया जाता था। जूनागढ़ स्थित रुद्र दमन के 150 ईसा पूर्व के अभिलेखों में जूनागढ़ की सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे मूल रूप से मौर्य सम्राटों द्वारा बनवाया गया था। शायद ये भारत में निर्मित कृत्रिम झीलों में सबसे पहली झील थी। हालांकि अब ये झील मौजूद नहीं है। ये बहुत ही दिलचस्प तथ्य है कि भारत में तकरीबन 13 लाख मानव निर्मित झीलें और तालाब थे। रिकॉर्ड बताते हैं कि इस झील को चंद्रगुप्त मौर्य के समय से गुप्त साम्राज्य तक संरक्षित रखा गया था। इस प्रकार ये झील लगभग 800 वर्षों की अवधि तक बनी रही। 9वीं शताब्दी में इसके तटबंध को बहुत नुकसान हुआ। झील की लगभग 100 फीट मोटी दीवार ढह गई थी, जिसके कारण इसमें पानी नहीं भर पाता था और इस तरह ये झील सूख गई। आइए अब हम उस तालाब की ओर चलें जो अभी भी अस्तित्व में है।
इसके लिए हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ओर रुख करते हैं। भोपाल की झीलें इस शहर की पहचान हैं। असल में इस शहर को इसका नाम भोजपाल से मिला है, जिसका अर्थ है राजा भोज का बांध। यही इस शहर में सबसे बड़ी झील है। यही तालाब बड़े तालाब के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस शहर में 40% जल आपूर्ति इसी तालाब से होती है। इसका निर्माण राजा भोज द्वारा 11वीं सदी में करवाया गया था। बड़ा तालाब और छोटा तालाब दोनों मिलकर भोज नम भूमि क्षेत्र बनाते हैं। बड़ा तालाब यकीनन भारत में सबसे पुरानी मानव निर्मित कृत्रिम झील है। आइए अब समझते हैं कि कृत्रिम झील किस तरह से काम करती हैं। किसी झील को बनाने का सबसे सामान्य तरीका यह है कि किसी घाटी में नदी या झरने पर बांध का निर्माण कर दिया जाए। नदी का पानी बांध के पीछे जमा होकर एक जलाशय का निर्माण करता है। पहाड़ी घाटियां प्राकृतिक दीवारों के रूप में कार्य करती हैं। इसके अलावा मजबूती प्रदान करने के लिए बांध को संकरे क्षेत्र में भी बनाया जाता है। बड़े तालाब के मामले में राजा भोज के इंजीनियरों ने बेतवा नदी की सहायक नदी कोलन के किनारों पर मिट्टी का बांध बनाया था। यहां से निर्जन बांध को निचली पहाड़ी की एक ठोस चट्टान से काटा गया। इसकी ये स्थिति उस समय के इंजीनियरों की व्यवहारिक क्षमता का प्रमाण प्रस्तुत करती है। किसी भी छोटी सी गलती से पूरा बांध ढह सकता था, क्योंकि यहां दोनों किनारों को पत्थरों से भरा गया। खाली स्थान को मिट्टी से भरा गया था, ताकि बांध की दीवार पानी की भारी उथल-पुथल का सामना कर सके। 1965 में भोपाल के बड़े बांध के दक्षिण पूर्वी कोने में 11 जलमार्गीय दरवाजों के एक सेट का निर्माण कराया गया, जिसे भदभदा बांध का नाम दिया गया था। इसका उपयोग झील से कालिया सोट नदी तक के पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये बांध बड़े तालाब से पानी के अधिक बहाव को नियंत्रित करता है। छोटे खान द्वारा छोटा तालाब या निचली झील को बाद में बनाया गया था। इसे बड़े तालाब के पानी को बहने से रोकने के लिए बनाया गया था। ये तालाब आरंभ से ही पेयजल के स्रोत बने। आज ये तालाब अपनी जैविक और वनस्पतिक विविधता के कारण नम भूमि क्षेत्र के रूप में भी विकसित हो गए हैं। हम राजस्थान के सबसे सूखे क्षेत्रों में से एक अलवर जिले की ओर चलते हैं, जहां गर्मियों में सभी जल स्रोत सूख जाते हैं। पानी के लिए लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। हालांकि स्थानीय लोगों ने अपने सूखे गांवों को बचाने के लिए प्राचीन तकनीक को फिर से पुनर्जीवित किया है। पहले क्षेत्र में कई जोहड़ बनाए जाते थे, जो मिट्टी और चट्टानों से बने अर्धचंद्र आकार के बड़े बांध होते हैं। 1500 ईसा पूर्व से बनाई जाने वाली इन प्राचीन संरचनाओं का मुख्य उपयोग मानसूनी बारिश के बहाव को रोकने के लिए होता था। इसके अलावा जोहड़ जमीन में पानी के रिसाव में मददगार साबित होकर जल स्तर भी बढ़ाते थे। एक बड़े जोहड़ के दो मुख्य कार्य होते हैं। सतह पर यह पशुओं के लिए पानी उपलब्ध कराता है, लेकिन इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सतह से नीचे होती है। पानी को सहेजे रखने के साथ ही ये मिट्टी के द्वारा जमीन में पानी का रिसाव भी करते हैं। ये लगभग 1 किलोमीटर तक के जल भंडारण क्षेत्र को रिचार्ज करते हैं। भूजल की मात्रा अच्छी होने से सूखे मौसम में भी ग्रामीण कुओं से भरपूर पानी का उपयोग करके खेतों में गेहूं, सरसों और सेम की फसलों की सिंचाई करते हैं। इन विशाल संरचनाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या
पर्याप्त जनशक्ति की आवश्यकता संबंधी होती है। आमतौर पर ऐसे जल स्रोत सामुदायिक परियोजनाओं से बनते हैं। अकेला एक परिवार जोहड़ का निर्माण नहीं कर सकता। ऐसे कार्यों में हर ग्रामीण आपस में हिस्सेदारी रखता है, इसलिए सभी आपस में मिलकर इसका निर्माण कर इसे बनाए रख सकते हैं। सन 1985 से सन 2007 के बीच 6,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बसे 1,068 गांवों में लगभग ऐसी 8,600 संरचनाएं बनाई गईं। इन जोहड़ों का प्रभाव शानदार रहा। अनेक क्षेत्रों में जल स्तर ऊपर उठा। कई स्थानों पर जल स्तर 100 मीटर से ऊपर उठकर 13 मीटर से लेकर 3 मीटर पर आ गया। अब अलवर और उसके आसपास के 10 जिलों में तकरीबन 4,500 जोहड़ अस्तित्व में हैं। संरक्षित जल संग्रहण क्षेत्रों और गांव के जलाशयों के पुनरुद्धार प्रभाव के कारण एक समय मरणासन हो चुकी 5 नदियां अब सदा नीरा हो गई हैं। वन आच्छादन 7% से बढ़कर 40% हो गया है। कृषि भूमि में 5% का इजाफा हुआ है और खेती से आय भी बढ़ी है। और अब महिलाओं को पानी लाने के लिए गांव से दूर जाने की जरूरत नहीं रही है। प्राचीन जोहड़ इस क्षेत्र में जल संरक्षण में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। जहां भारत में भूजल स्तर में गिरावट आ रही है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है, ऐसे में इस तरह की प्राचीन युक्तियां और मिट्टी के बांध उपयोगी साबित हो सकते हैं।